नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर आरआर स्टडी जोन में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा सेशन है कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ये कंप्यूटर के प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा जैसे आरओ एआरओ, ये जो हाई कोर्ट की जो वैकेंसीज निकली हैं, और जैसे एसआई यानी यूपीएसआई का जो आपका एग्ज़ाम होगा, और जैसे ट्रिपल सी की जो परीक्षाएं होती हैं हर 3 महीने में, मतलब वैसे तो मंथली ही होती हैं लेकिन 3 महीने का ये ड्यूरेशन होता है। ठीक है, तो ये जो सेशन है आपका ये सेशन इन परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इनके बारे में। तो अगर आप जानना चाह रहे हैं तो इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल डिस्कशन करेंगे, यानी पहले थ्योरी बताएंगे, फिर बाद में इसके क्वेश्चंस भी कराएंगे। ठीक है, यानी कंप्यूटर का परिचय, जैसे इंट्रोडक्शन, क्या है कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर तो वैसे जो सूचना प्रौद्योगिकी का जो क्षेत्र है, इसमें ये इसका आधार स्तंभ जो है यही कंप्यूटर है। ठीक है, जो आपकी सूचना की क्रांति जो है, इसका आधार स्तंभ कंप्यूटर ही है, जो सूचना प्रौद्योगिकी की पद्धति से संबंधित है। ठीक है, अब देखते हैं कंप्यूटर क्या है ना। मेन चीज़ तो यही है कि अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर कंप्यूटर का पढ़ना ही बेकार है ना। तो कंप्यूटर क्या है, वैसे तो ये आपका जो इंग्लिश है, हम आपको इंग्लिश और हिंदी यानी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आएगा। और कृपया इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको आगामी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी मिलते हैं। देखिए, जैसा कि दिया गया, ए कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल मशीन डिजाइन टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली and sequentially on the input given by the user and gives the desired output after processing. Computer components are divided into two major categories, namely hardware and software. Hardware is the machine itself and its connected devices such as monitor, keyboard, mouse, etc. Software are the set of programs that make use of hardware फॉर प्रोग्रामिंग वेरियस फंक्शंस। अब देखिए, पहले तो कंप्यूटर क्या है इसके बारे में जान लीजिए, फिर इसके बाद हम इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए, जो कंप्यूटर आपका शब्द है, यानी जैसे कंप्यूटर है, तो ये सरल भाषा में अगर हम कहें तो कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करने के लिए किया जाता है। और ये जो कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर शब्द ये कैसे बना है, यानी किस शब्द से कंप्यूटर शब्द बना है। तो देखिए, कंप्यूटर जो शब्द है ये इंग्लिश भाषा के यानी अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर शब्द बना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर शब्द किस भाषा का शब्द है, यानी कंप्यूटर शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बनाया गया है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है गणना करना। ठीक है, क्या है, गणना करना। जैसे कि अभी इसमें देखिए, अभी हमने पढ़ा था ना कि अरिथमेटिकली एंड सीक्वेंसली, तो अरिथमेटिकली का मतलब ही है गणना करना, यानी अरिथमेटिक का मतलब गणना से ही है, और लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, इस प्रकार हम अगर आपको बताएं कि कंप्यूटर तो गणना करने वाला यंत्र कह सकते हैं इसके लिए। और कंप्यूटर को हिंदी भाषा में, अब देखिए पूछ लिया जा सकता है कि कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर को हिंदी भाषा में संगणक कहते हैं। ठीक है, जिसको हम गणना करने वाला यंत्र भी कह सकते हैं, यानी गणना करने वाला यंत्र, यानी संगणक को हम शुद्ध भाषा में या फिर अदर लैंग्वेज में गणना करने का यंत्र भी कह सकते हैं। यानी गणना करने का यंत्र, यानी जिससे हम किसी चीज़ के बारे में कैलकुलेशन कर सकें, है ना, गणना कर सकें। और साधारण भाषा में अगर कहें तो कंप्यूटर एक ऐसी युक्ति है या यंत्र है, युक्ति मतलब या तो एक यंत्र है जो गणनाएं
गणती संक्रियाएं तथा इसी प्रकार की अन्य क्रियाएं संपादित करता है। अब देखिए जैसे गणना से संबंधित है तो गणना वैसे कैलकुलेटर आपने सुना ही होगा एक नाम कैलकुलेटर, ठीक है। तो कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर की जैसे मूल कार्य तथा कार्यविधि ही है, ठीक है। यानी कंप्यूटर का मूल कार्य तथा कार्यविधि ऐसी ही है जैसे कि एक साधारण से कैलकुलेटर होता है। क्या होता है? कैलकुलेटर। यानी कैलकुलेटर भी आपका कंप्यूटर बेस्ड ही है, ऐसा मान सकते हैं। देखिए वास्तविक रूप से अगर कहा जाए कि कंप्यूटर की अपेक्षा यानी कैलकुलेटर की अपेक्षा कंप्यूटर का कार्यक्षेत्र तथा इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं अत्यधिक विस्तृत हैं। जैसे कंप्यूटर को उसका प्रयोगकर्ता कुछ आंकड़े यानी डाटा देता है। आप जैसे कंप्यूटर चला रहे हैं, आप अपने कीबोर्ड में कुछ चीज़ें फिल कर रहे हैं, तो आप अपने कंप्यूटर पे कुछ डाटा दे रहे हैं ना, तो इन आंकड़े यानी डाटा में अंक हो सकता है, चित्र भी हो सकता है, आप कुछ लेख लिख रहे हैं यानी जो भी आप लिख रहे हैं, और संख्याएं, इसमें से कुछ भी सम्मिलित कर सकते हैं। कंप्यूटर को आंकड़े या डेटा देने के उपरांत उन आंकड़ों पर भी जो कार्य या क्रिया होनी है उनकी सूचना, निर्देश या कमांड के रूप में कंप्यूटर को दे दी जाती है। यानी कमांड अगर आप कर रहे हैं तो कंप्यूटर को ही कमांड आप दे रहे हैं। और अगर संक्षेप में कहा जाए तो यहाँ आंकड़ों पर किए जाने वाले कार्य या क्रिया का चयन किया जाता है, जिसके उपरांत कंप्यूटर का यानी कंप्यूटर उस कार्य या क्रिया को पूर्ण कर प्राप्त परिणाम प्रयोगकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करता है। कंप्यूटर बहुत ही उपयोगी तथा बहुरूपी यंत्र है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे परिभाषित किया जाना सरल नहीं है, किंतु इस पर अनेक परिभाषाएं बनाने का अवश्य ही प्रयास किया गया है। अब देखिए जैसे आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो ये भी एक कंप्यूटर की ही देन है, ठीक है। जो हमारा प्रेजेंट टाइम जो हमारा चल रहा है, जो जनरेशन चल रही है, ये तो वैज्ञानिक जनरेशन ही है ना, साइंस पर ही सब कुछ आधारित है। अब देखिए इंट्रोडक्शन जैसा कि अभी हमने बताया ना, और इसके बारे में पहले आप कंप्यूटर का इतिहास जान लीजिए। यानी कंप्यूटर का इतिहास और विकास क्या है, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, ठीक, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट इसका क्या है। तो कंप्यूटर का विकास जो है ये इसका इतिहास लगभग 500 वर्ष पुराना है। कितना? 500 ईयर्स पुराना है। जबकि चीन में एक गणना यंत्र, ठीक है। अभी देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि चीन में जो गणना यंत्र यानी जो कंप्यूटर बनाया गया या फिर कैलकुलेशन डिवाइस जो बनाई गई है, इसका ये क्या नाम है ना। तो अब देखिए जो चीन ने अपना कैलकुलेशन डिवाइस जो बनाया है उसको अबेकस कहते हैं। क्या कहते हैं? अबेकस। अगर आपने कहीं पढ़ा होगा या फिर आपने विद्यालयों में देखा होगा, अबेकस का यूज होता है। अबेकस क्या होता है तो उसके बारे में आप जान लीजिए। अगर आपको नहीं पता है, आपको बताने की कोशिश करेंगे, उम्मीद करते हैं समझ में भी आपको आएगा। देखिए कुछ इस टाइप से डिवाइस होती हैं जहाँ पर छोटे बच्चों को गिनतियाँ सिखाई जाती हैं, है ना। क्या सिखाई जाती हैं? गिनतियाँ सिखाई जाती हैं। यहाँ पर इस टाइप से होता है। ये गणित का ही एक यानी कैलकुलेटिव डिवाइस है, ठीक है। अबेकस का आविष्कार जो है चीन ने किया है, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। और बताया भी गया है जो कि यह एक यांत्रिक डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? मैकेनिकल डिवाइस है, जो अभी भी चीन, तो अभी हमने बताया ही है, जापान सहित एशिया के अनेक देशों में अंकों की गणना के लिए उपयोग किया जाता है ना। आपके भारत में भी देखिए इसका आविष्कार किसने किया है? चीन ने किया है। लेकिन चीन के अलावा जापान हो गया और एशिया के बहुत सारे अदर देश भी हैं जो इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। अबेकस तारों का एक फ्रेम होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बना ही दिया है, जिसमें से गोटियां पिरोई होती हैं, ठीक है, जिनसे गणना की जाती है। इनसे हम क्या सीख सकते हैं? देखिए गणना करने का तात्पर्य ये होता है कि जैसे हम उसमें कोई चीज़ को जोड़ना है, तो जैसे हमारे पास सपोज डेट 5 रुपये हैं, अभी किसी ने हमको 2 रुपये और दे दिए, तो अब देखिए जब 2 रुपये और दे दिए तो 5 में 2 क्या करना है? ऐड ही तो करना है, मिला देना है हमको, है ना, मिक्स करना है, जोड़ना है। तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7 रुपये हो जाएंगे। सपोज डेट हमारे पास 7 रुपये थे, इसमें हमने क्या कर दिया कि
4 रुपये हमने खर्च कर दिए। कितने खर्चा कर दिए? 4 रुपये खर्च कर दिए। अब हमारे पास कितने रुपए बचे? 3 रुपये बचे, है ना। तो यही अबेकस का काम होता है। ऐसे ही हम वहाँ पर सीखते हैं, ऐसे ही बच्चे सिखाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि शताब्दियों के बाद अनेक अन्य यांत्रिक मशीनें अंकों की गणना के लिए विकसित की गई हैं। जैसे कि आपको बता दें कि 17वीं शताब्दी में यानी 17th सेंचुरी में फ्रांस के गणितज्ञ थे। कहाँ के? फ्रांस के गणितज्ञ थे ब्लेज पास्कल। आपने नाम सुना होगा अगर आपने इससे पहले पढ़ा है, ठीक है। कौन? एक ब्लेज पास्कल थे। ये गणितज्ञ थे जिन्होंने यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र सन 1665 में विकसित किया है, ठीक है। और इस मशीन का नाम था एडिंग मशीन। क्या था नाम? इसका नाम था एडिंग मशीन, ठीक है, जो 1645 में विकसित की गई थी, ठीक है। और ये जो मशीन है ये केवल या तो जोड़ सकती थी या क्या कर सकती थी? घटा सकती थी। अब देखिए ऐडिंग है, ऐड मीन्स क्या होता है? आपने पढ़ा ही होगा। ऐड मीन्स होता है जोड़ना। तो ये जो मशीन है ये मशीन या तो जोड़ सकती थी या घटा सकती थी, ठीक। केवल यही 2 काम कर सकती थी क्योंकि और यह जो मशीन है ये मशीन घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब देखिए ओडोमीटर आपने पढ़ा होगा साइंस में। ओडोमीटर क्या होता है? तो ओडोमीटर जो आपकी व्हीकल्स होती हैं जैसे बाइक होती है तो इसी में ओडोमीटर लगा होता है, ठीक। इसमें किसी चीज़ को जैसे मीटर आप बाइक चला रहे हैं 5 किलोमीटर है, आप आगे जब बढ़ते चले जाएंगे तो आपका मीटर बढ़ता चला जाएगा, है ना। और घड़ी भी आपकी बढ़ती ही जाती है। तो ये जो है इसी मशीन के अकॉर्डिंग वर्क करती है, ठीक। इसी के सिद्धांत पे यानी घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर एडिंग मशीन काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम ईयर 1694 में, तो 1694 में जर्मनी के एक गणितज्ञ और दार्शनिक थे जिनका नाम था गॉटफ्रेड विल्हेम वान लेबनिज। काफ़ी बड़ा नाम है इनका, लेकिन अगर आप शार्ट में इसको याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं। गॉटफ्रेड ऐसे याद कर सकते हैं या फिर विल्हेम, जो भी आप एक नाम याद कर लीजिए तो आप उसको पता कर सकते हैं। इनका ये एक जर्मनी के गणितज्ञ और दार्शनिक थे जिनका नाम है गॉटफ्रेड विल्हेम वान लेबनिज, ठीक है। इन्होंने पास्क लाइन का विकसित तैयार किया है, ठीक है। पास्क लाइन का विकसित तैयार किया है जिसका नाम है रेकनिंग मशीन। क्या नाम है इसका? नाम था रेकनिंग मशीन, जिसको विकसित किया था। यानी रेकनिंग मशीन को इन्होंने विकसित किया था और इसी मशीन को हम अन्य शब्द से भी जानते हैं जिसका नाम है लेबनीज चक्र, ठीक। यानी जो इन्होंने मशीन जो तैयार की थी रेकनिंग मशीन, इसको लेबनीज चक्र के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए ये जो मशीन इन्होंने विकसित की है तो इस मशीन का कार्य क्या था इसके बारे में भी जान लीजिए। तो लेबनीज चक्र जो है, लेबनीज चक्र का कार्य क्या था? तो लेबनीज चक्र का कार्य है कि मशीन अंकों के, यानी ये जो मशीन है अंकों के जोड़ व बाकी के अलावा, ठीक है, जोड़ व बाकी के अलावा। अभी तक देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि कुछ मशीनें जैसे चीन ने या जर्मनी, ये फ्रांस ने जो भी मशीनें तैयार की थी तो इन मशीनों के द्वारा सिर्फ हम जोड़ सकते थे या फिर घटा सकते थे। लेकिन ये जो जर्मनी के दार्शनिक और गणितज्ञ हैं यानी गॉटफ्रेड विल्हेम वान लेबनीज, तो इन्होंने जो लेबनीज चक्र जो बनाई है अपने नाम पर ही इन्होंने बनाई है। तो ये जो मशीन है ये जोड़ने और घटाने के अलावा गुणा व भाग की भी संक्रियाएं कर सकती थी, ठीक है। यानी ये जोड़ गुणा भाग सारी क्रियाएं करती थी, ठीक है। और सन 1801 की अगर बात करें
देखिए ये हम अभी हिस्ट्री, कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपको हिस्ट्री के बारे में नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए इसको भी जानना ज़रूरी है। तो अब देखिए सन 1801 में अगर देखा जाए तो फ्रांसीसी बुनकर एक थे, फ्रांसीसी बुनकर थे जिनका नाम है जोसेफ जैकार्ड। इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने कपड़े बुनने का ऐसा करघा एक बनाया, करघा यानी लूम बनाया था, जिसका जो कपड़ों में डिज़ाइन या पैटर्न अपने आप से देता था। यानी कपड़ों में जो हम कपड़े पहनते हैं इसमें कुछ डिज़ाइन भी होती हैं, कुछ का पैटर्न अलग होता है, तो ये जो डिज़ाइन और पैटर्न जो बनाई जाती हैं, तो ये यानी लूम जो करघा है ये अपने आप से डिज़ाइन और पैटर्न बनाती थी, जिसका आविष्कार जो है यानी जिसके आविष्कारक ये फ्रांसीसी बुनकर हैं जोसेफ जैकार्ड, ठीक है। इन्होंने इसका आविष्कार किया था। अब देखिए अगला बात करते हैं, नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के इतिहास में 19वीं शताब्दी में क्या हुआ। तो 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी को प्रारंभिक समय का स्वर्णिम युग माना जाता है ना। 19वीं शताब्दी को प्रारंभिक समय का स्वर्णिम युग माना जाता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और चार्ल्स बेबेज ने, कौन थे, चार्ल्स बेबेज जो हैं, इन्होंने सन 1822 में एक मशीन का निर्माण किया था, जिसका वे ब्रिटिश सरकार ने वहन किया था। यानी ये एक ब्रिटिश के रहने वाले थे, ठीक है, ये एक अंग्रेज़ थे। और इन्होंने जो मशीन बनाई थी उस मशीन का नाम था डिफरेंस इंजन। क्या नाम था, डिफरेंस इंजन। इन्होंने इस मशीन को बनाया था। इस मशीन में गियर और शाफ्ट लगे थे और ये भाप से चलती थी, ठीक है। बेबेज का कंप्यूटर के विकास में बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। अब देखिए आपने सुना ही होगा कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो क्या नाम है, चार्ल्स बेबेज। तो बेबेज का कंप्यूटर के विकास में बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। बेबेज का एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना और यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। बेबेज ने जो मशीन जो बनाई थी यानी जो इंजन जो बनाया था उसका नाम था एनालिटिकल इंजन, जो कि आधुनिक कंप्यूटर जो चल रहे हैं वर्तमान में यही इनका आधार बना था, ठीक है। जिसके कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी यानी कंप्यूटर विज्ञान का जनक भी माना जाता है, ठीक है। सन 1890 की अगर बात करें यानी 1890 की अगर हम बात करें तो 1890 में कंप्यूटर के इतिहास में अमेरिका की जनगणना का कार्य एक महत्वपूर्ण घटना थी। यानी 1890 में जो अमेरिका में जनगणना जो की गई थी ये कंप्यूटर इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो कि पूर्व जनगणना के कार्य में 7 वर्ष लगे थे, ठीक है। इसमें कितने वर्ष लगे थे, 7 वर्ष लगे थे। और कम समय में जनगणना के कार्य को संपन्न करने के लिए हरमन हेलेरिथ, कौन थे, हरमन हेलेरिथ, ये सन 1869 से 1926 के बीच में एक मशीन बनाई जिसमें पंच कार्डों यानी पंच का मतलब 5 कार्ड थे, जिसमें पंच कार्डों को विद्युत द्वारा संचालित किया गया और उस मशीन की सहायता से जनगणना का कार्य केवल 3 वर्ष में संपन्न हो गया। अब देखिए वर्तमान में 2021 की जनगणना यानी 2011 में अभी जनगणना हुई थी हमारे भारत देश में, अब वर्तमान में 2021 में हो रही है। तो 2021 की जो जनगणना हो रही है ये भी कंप्यूटर बेस्ड ही जनगणना है, ठीक है। ये जो पंच कार्ड जो है इस पंच कार्ड को विद्युत द्वारा संचालित किया गया था, जिससे 3 साल में ही जनगणना संपन्न हो गई थी, ठीक है। सन 1924 में अगर बात करें हम 1924 में, तो सन 1924 में उस कंपनी का नाम था कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग मशीन। कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग मशीन यानी रिकॉर्डिंग कंपनी है, ठीक, सॉरी मशीन नहीं, कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी जो है इसकी जगह पर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो गया, जो आज कंप्यूटर निर्माण में विश्व की अग्रणी कंपनियों में से एक है, ठीक है। और
सन 1940 यानी 1940 की अगर बात करें तो इसमें विद्युत यांत्रिक कंप्यूटिंग यानी इलेक्ट्रोमेट्रिकल कंप्यूटिंग शिखर पर पहुंच गई है, जो कि IBM के 4 शीर्ष इंजीनियरों व डॉक्टर हार्वर्ड आइकेन ने 1944 में एक मशीन विकसित की जिसका ऑफिशियल नाम क्या था? इसका ऑफिशियल नाम था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलर कैलकुलेटर, जिसके आविष्कारक चार शीर्ष इंजीनियर थे और डॉक्टर हार्वर्ड आइकेन थे, जिन्होंने इस मशीन को विकसित किया था। ठीक है, बाद में इस मशीन का नाम बी रखा गया। ठीक है, ये जो मशीन जो है ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, इसको बाद में बी के नाम से रखा गया, यानी इस मशीन का नाम बी रखा गया, जो ये विश्व का सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रोमेट्रिकल कंप्यूटर था। अब देखिए बात करते हैं सन 1945 की। तो 1945 में विद्युत एटानासोफ तथा क्लिफोर्ड बेरी ने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन को विकसित किया जिसका नाम ABC रखा गया। ठीक, तो ABC मशीन 1945 में लॉन्च की गई थी। ये मशीन जो है विद्युत एटानासोफ तथा क्लिफोर्ड बेरी ने, यानी विद्युत एटानासोफ और क्लिफोर्ड बेरी ने इस मशीन को तैयार किया था जिसका नाम ABC था। अब देखिए ABC, तो ABC का अगर पूरा नाम पूछा जाए तो ABC का पूरा नाम है एटानासोफ बेरी। ये कंप्यूटर का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, और अगर सन 1945 टू 1946 की अगर बात करें तो इस दौरान जॉन विलियमसन मूचली और JP एकर्ट ने सबसे पहला सामान्य विशेषता वाला कंप्यूटर का विकास पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में किया था, जिसका नाम था, अब देखिए जो हम नाम बताएंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। ठीक है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा, जिसका नाम है ENIAC। ठीक है, ENIAC, तो इसका पूरा नाम क्या है इसको भी देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीजर एंड कंप्यूटर, यानी ENIAC जो मशीन है ये कंप्यूटर का विकास हुआ है इस मशीन से, यानी एक कंप्यूटर का विकास जो है पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में किया गया था जिसका नाम था ENIAC, यानी इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीजर एंड कंप्यूटर। इस नाम से जॉन विलियमसन मूचली तथा JP एकर्ट ने सबसे पहला सामान्य विशेषता वाला कंप्यूटर तैयार किया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो भी हमने ये चीज़ें आपको बताई हैं अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगर आपको अच्छा वीडियो लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिए। अब देखिए इंट्रोडक्शन जो है, अब इसके बारे में हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन में जैसा कि दिया गया है कि ए कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल मशीन। देखिए कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन है जिस पे हम प्रोग्रामिंग करते हैं और डिज़ाइन भी एक तैयार करते हैं जो कि अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस पर आधारित है। ये एक ऑटोमेटिक सीक्वेंस के रूप में इनपुट को जब हम देते हैं तो हमें आउटपुट तैयार किया जाता है। यानी यूजर होता है, जैसे सपोज डेट आप एक कंप्यूटर चला रहे हैं तो आप एक यूजर हो जाएंगे ना, तो आप कंप्यूटर को जो इनपुट देंगे, बाद में जो आपको कंप्यूटर देता है वो आउटपुट देता है। ठीक है, आउटपुट यानी इनपुट देने के बाद जो प्रोसेसिंग होती है उसके बाद आपको आउटपुट देता है। और कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर कैटेगरी, और जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जो होते हैं इनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं, यानी 2 कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दिया है, जिसमें से एक कैटेगरी हार्डवेयर, दूसरी है सॉफ्टवेयर। अब देखिए हार्डवेयर क्या होता है, तो हार्डवेयर इज़ द मशीन इटसेल्फ।
अब देखिए जो मशीन जो होती है वही आपका हार्डवेयर होता है, जैसा कि इसमें दिया गया है कि हार्डवेयर इज़ द मशीन इटसेल्फ एंड इट्स कनेक्टेड डिवाइसेस सच एज मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउसेस। अब देखिए जो आपकी ये जो मशीन है, जो खुद की एक मशीन है, यही आपका एक हार्डवेयर है जो अदर डिवाइसेस से कनेक्ट होती हैं, जिसमें आपका मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, यही आपका हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर अब देखिए क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर आर द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मेक यूज ऑफ हार्डवेयर फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन। अब देखिए कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक सेट ऑफ प्रोग्राम है, यानी प्रोग्राम का एक सेट है जो हार्डवेयर को यूज करता है और कुछ फंक्शंस को परफॉर्म भी करता है। ठीक है, यही आपका सॉफ्टवेयर होता है। उम्मीद करते हैं ये आपको इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना, मेन चीज़ ये भी आपको ज़रूरी जानना है। अब देखिए इसको जानने से पहले आप ये भी जान लीजिए कि कंप्यूटर और मानव में तुलना क्या है। ठीक है, यानी कंपैरिजन बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर देखिए मनुष्य जो है, मनुष्य सोच सकता है ना, हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या, कंप्यूटर के पास खुद का कोई दिमाग होता है, नहीं होता ना। तो कंप्यूटर सोच नहीं सकता है, लेकिन मनुष्य क्या है, मनुष्य सोच सकता है। अब देखिए मनुष्य के अंदर सीखने की क्षमता होती है ना, हमारे अंदर सीखने की लर्निंग एबिलिटी होती है, लेकिन कंप्यूटर में लर्निंग एबिलिटी नहीं होती है, कंप्यूटर में सीखने की क्षमता भी नहीं होती है। अब देखिए जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य कार्य करने के बाद, यानी कार्य करने के कुछ समय बाद मनुष्य क्या है, थक जाता है, लेकिन क्या कोई मशीनें थकती हैं? आपका मोबाइल थकता है? नहीं थकता है, लेकिन आप थक सकते हैं, है ना। वो बात अलग की है कि आपका मोबाइल शट डाउन हो जाता है, बैटरी ख़त्म हो गई, लेकिन अगर आपके मोबाइल में अगर बैटरी हो तो क्या मोबाइल थक सकता है? नहीं थक सकता, लेकिन आप थक सकते हैं। मानव में याद रखने की शक्ति कम होती है। ठीक है, हम लोग जैसे हैं तो हम लोगों को याद करने की शक्ति कम होती है, लेकिन कंप्यूटर में याद करने की शक्ति बेहतर होती है। ठीक है, उसको आप जो कमांड करेंगे वो तुरंत आपको दे देगा, आपके सामने आउटपुट दे देगा। इस पर यानी मनुष्य पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। ठीक है, मनुष्य पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है, लेकिन कंप्यूटर पर निर्भर रहा जा सकता है। आप ही जैसे हैं, प्रेजेंट टाइम आपसे कोई चीज़ पूछी जाए कि क्या आपके पास ये चीज़ें हैं अवेलेबल, आपसे सपोज डेट आपका अभी पूछ लिया जाए कि आपके मोबाइल में क्या क्या चीज़ें हैं, या आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर हैं, आपका रोल नंबर क्या है, तो आप ये उम्मीद शायद ही बता पाएँ, लेकिन अगर आपके मोबाइल में सब कुछ अवेलेबल है तो तुरंत आप फटाक से बता देंगे कि हाँ हमारे पास ये चीज़ें हैं। यानी आप कंप्यूटर पर निर्भर हैं, लेकिन आप पर कोई भी निर्भर नहीं। ठीक है, अब आपसे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ठीक है, तो आफ्टर गोइंग थ्रू दिस लेसन यू वुड बी एबल टू, अब देखिए फैमिलियर योरसेल्फ, अभी जो चीज़ें हमने बताई हैं वही चीज़ें हैं। familiarize yourself with characteristics of computer, identify the basic component of a computer, explain the importance of various units of a computer, differentiate between system software and application software, explain the importance of operating system, get acquainted with open source and appreciate the need of computer security। इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, तो द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर दैट हैव मेड देम सो पावरफुली एंड यूनिवर्सली यूजफुल आर स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी एंड स्टोरेज कैपेसिटी। लेट अस डिस्कस देम ब्रीफली। इसके बारे में हम पूरा आपको ब्रीफ में बताएंगे कि इसके यूजेस क्या है, इसका पावरफुल क्या है, यूनिवर्सली यूजफुल इसका क्या है, स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी और स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसको जानने से पहले आप कंप्यूटर की पीढ़ियों को ज़रूर जान लें कि आप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना कि कौन सी 5th जनरेशन है, कौन सी 1st जनरेशन है, इसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, तो कंप्यूटर का आधुनिक इतिहास बहुत ही अधिक पुराना नहीं है। इसका आरंभ जो है 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में देखा गया, यानी 20वीं शताब्दी के पूर्व में ही देखा गया था, जबकि इसकी प्रथम पीढ़ी
यानी फर्स्ट जो जनरेशन है 1950 में आ गई थी। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा इससे पहले भी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तब तो हम पूरी आपको जानकारी देंगे ही। ठीक है, देखिए पहली पीढ़ी में क्या था, तो पहली पीढ़ी में कंप्यूटरों की शुरुआत जो है ये 1951 यानी 1951 के दशक में आया था फर्स्ट यूनिवैक 1। ठीक है, ये कंप्यूटर निर्मित किया गया था। इसमें क्या था, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था और इसकी मेमोरी क्या थी, इसकी मेमोरी जो है तरल पारे और विद्युतीय ड्रम्स की एक पतली नली से विकसित की गई थी। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि आपका जो पहला जो यानी फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसका नाम क्या है, ऐसा भी पूछ लिया जाता है। और दशक ये जो फर्स्ट यानी 1951 के दशक में यूनिवैक 1 के साथ हुई थी, इसमें किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था, तो इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था और इसकी जो मेमोरी है ये तरल पारे और विद्युतीय ड्रम की पतली नली से निर्मित की गई थी। अब देखिए इसके गुण आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसके गुण क्या थे, तो ये कंप्यूटर गणनाओं को मिली सेकंड में करते थे। यानी कंप्यूटर जो है ये फर्स्ट जनरेशन के, इनको अगर कोई भी गणना करनी होती थी तो ये मिली सेकंड का टाइम ले लेते थे और ये केवल वैक्यूम ट्यूब द्वारा ही चलते थे। यानी कंप्यूटर ये जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे ये वैक्यूम ट्यूब के द्वारा ही चलते थे। और इनके दोष क्या थे, इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है कि इनके डेमेरिट्स क्या थे। तो इसमें जो है बार बार हार्डवेयर से जुड़ी समस्या उत्पन्न होती रहती थी, क्योंकि ये बहुत ही बड़े कंप्यूटर होते थे। ठीक है, जैसे कि आपके कमरे या हॉल में आ जाता था, इतना बड़ा कंप्यूटर ये होता था। इसका व्यावसायिक उपयोग जो है ये भी सीमित था और ये आकार में बहुत ही बड़े थे, जैसा कि अभी हमने बताया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फर्स्ट जनरेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन क्या थी, सेकंड जनरेशन जो है ये 1950 के दशक के अंत में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। अब देखिए फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब था, लेकिन इसमें क्या है वैक्यूम ट्यूब के जगह पर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, थोड़ा अपडेट कर दिया गया था, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। और इसकी जो मेमोरी है, इसकी मेमोरी 1BM यानी इसकी जो मेमोरी है 1BM 1401 हनीवेल 800 के लिए मैग्नेटिक कोर का निर्माण होने लगा। और कंप्यूटर का आकार जो है, जैसे पहले अभी हमने बताया ना कि बहुत ही बड़े होते थे, लेकिन जो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ये उनकी अपेक्षा थोड़े छोटे थे। ठीक है, आकार में छोटे थे और विश्वसनीयता भी इस पर बढ़ गई थी। इनके गुण अगर बात करें, इनकी मेरिट्स क्या थी, तो ये जो है फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा थोड़ा तीव्र थे और ये मैग्नेटिक कोर मेमोरी की सहायता से चलते थे। इन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ले जाया भी जा सकता था। अब देखते हैं इसके डीमेरिट्स क्या थे, यानी इसके दोष क्या थे। तो इनका व्यावसायिक उत्पादन बहुत ही महंगा था और इसमें हार्डवेयर की सफलता में थोड़ी कमी आई थी। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें हार्डवेयर प्रॉब्लम होती रहती थी, लेकिन जो सेकंड जनरेशन का था तो फर्स्ट की अपेक्षा इसमें बहुत ही कम था हार्डवेयर की प्रॉब्लम और इनको रखना और संभालना महंगा था। ठीक है, थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन में क्या था, थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की शुरुआत जो है 1960 के दशक में हुई थी। इनकी पहली बार इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो थी IBM 360 ACDC 6400 और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग, यानी जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की शुरुआत है ये 1960 के दशक में हुई थी और इसमें पहली बार इंटीग्रेटेड सर्किट्स IBM 360 ACDC 6400 एवं ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ। इसमें ऑनलाइन सिस्टम का बड़े पैमाने पर विकास हुआ था। इस समय के कंप्यूटरों और कार्ड्स और विद्युत टेप्स का इस्तेमाल बैच पर आधारित प्रोसेसिंग हुआ करती थी। इनके
गुण के बारे में बात करें तो इनका रखरखाव ज़्यादा महंगा नहीं था, यानी फर्स्ट और सेकंड की अपेक्षा इनका रखरखाव जो है ज़्यादा महंगा नहीं था। और इसमें गणना की गति जो है ये माइक्रो सेकंड से नैनो सेकंड में हो गई थी। अभी देखिए, अभी हमने क्या बताया था कि इनका जो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन का था, इनकी स्पीड जो है माइक्रो सेकंड में थी, लेकिन जो थर्ड जनरेशन के जो आ गई थी कंप्यूटर, इनकी जो स्पीड थी ये नैनो सेकंड हो गई थी। और इसमें टाइम शेयरिंग तकनीक का भी विकास हुआ था, कम समय ही यूज होता था। इसके दोष की अगर बात करें डीमेरिट्स का, तो ये वातानुकूल की आवश्यकता पड़ती थी इसमें। और ये आईसी के यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो थे, आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स होता है, इसके उत्पादन के कारण अत्यधिक संवेदनशील तकनीक की आवश्यकता पड़ती थी और उसमें हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होता था। ठीक है, लैंग्वेज की अगर बात करें तो हाई लेवल की लैंग्वेज का प्रयोग होता था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन क्या है, तो इसकी शुरुआत जो है 1970 के दशक के बीच में हुई थी, यानी 1970 के दशक मध्य में हुई थी। इस समय कंप्यूटरों को बनाने में चिप का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, किसका इस्तेमाल किया जाता था? चिप का इस्तेमाल किया जाने लगा था। इसके चलते छोटे प्रोसेसर्स यानी माइक्रो प्रोसेसर्स और निजी कंप्यूटर यानी पीसी, पर्सनल कंप्यूटर पूछ लिया जाता है, पीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो पर्सनल कंप्यूटर यानी निजी कंप्यूटर्स अस्तित्व में आए। और इस समय के कंप्यूटरों में डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग और ऑफिस ऑटोमेशन की भी शुरुआत हुई। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग और ऑफिस ऑटोमेशन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये चतुर्थ यानी फोर्थ जनरेशन में हुई थी। इस दौरान भाषाओं, रिपोर्ट राइटर्स और स्प्रेडशीट्स की वजह से काफ़ी संख्या में लोग कंप्यूटर से जुड़े थे। ये अत्यधिक छोटे आकार के थे, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन की अपेक्षा जो है छोटे आकार के थे। ये अत्यधिक विश्वसनीय थे, यानी इस पर विश्वास किया जा सकता था कि इसमें जो है हार्डवेयर प्रॉब्लम ना के बराबर हो सकते हैं। इसमें हार्डवेयर विफलताएं न्यूनतम थी। ठीक है, इनकी स्पीड भी फास्ट हो गई थी। अब देखिए, इसके दोष के बारे में बात करें तो दोष इसके थे यानी डीमेरिट्स। एलएसआई यानी एलएसआई, देखिए पूछ लिया जाता है एलएसआई, तो सबसे पहले हम आपको बता दें एलएसआई का पूरा नाम क्या होता है। एलएसआई का फुल फॉर्म है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप बनाने में अत्यधिक तकनीक की आवश्यकता थी इसमें। और इस पीढ़ी का समय जो है 1975 से 1995 यानी 20 साल तक ही ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर चले थे। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की कि फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर कैसे थे। तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटरों में कंप्यूटिंग के कई बेहतरीन तरीकों यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई और ट्रू डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग को शामिल किया गया था। यानी पांचवी जो जनरेशन है इसमें कंप्यूटरों को कंप्यूटिंग के कई बेहतरीन तरीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ट्रू डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग को शामिल किया गया था। ये एक या एक से अधिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर कार्यरत प्रभागों के समूह को सिस्टम कहा जाता था। यानी मिलजुल कर जो अभी जैसे आपसे भी पूछ लिया जाए कि ट्रू डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग क्या है, तो ट्रू डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग का आपको मतलब बता दें कि ये एक या एक से अधिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर कार्यरत प्रभागों के समूह को सिस्टम कहा जाता था। जैसे आपने देखा होगा, एक आपके पास मॉनिटर होता है यानी कंप्यूटर, दूसरा सीपीयू हो गया। ठीक है, कंप्यूटर का मतलब मॉनिटर, मॉनिटर आपके पास हो गया, दूसरा सीपीयू हो गया और कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। तो इनसे मिलकर जो डिवाइस जो बनती है यानी कंप्यूटर जो बनता है, इसी को ट्रू डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इन सब से मिलकर एक सिस्टम बनता था और ये इनकी गति जो है ये अति तीव्र थे, यानी बहुत ही फास्ट हुआ करते थे, फास्ट ही हैं। और इसमें जो है GUI का उपयोग होता था। GUI का मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस का उपयोग होने लगा। आपसे पूछ लिया जाता है फुल फॉर्म की GUI का फुल फॉर्म क्या है, तो ग्राफिक
यूजर इंटरफेस का उपयोग होने लगा और ये नगण्य ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ था, यानी ना के बराबर इसमें एनर्जी उत्सर्जित होती थी और वातानुकूलन आवश्यक इसमें नहीं होता था। ठीक है, देखते हैं जैसे ट्रू डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अभी हमने आपको बताया, तो ट्रू डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है इसका मतलब है कि रन्स ऑन ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स दैट डू नॉट हैव शेयर्ड मेमोरी, इट लुक्स लाइक ए सिंगल कंप्यूटर टू इट्स यूजर्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से एनालिसिस कर दें, 1 मिनट का टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं। देखिए, कंप्यूटर शब्द जो है, कंप्यूटर शब्द किससे बना है? कंप्यूट से बना है। ठीक है, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से बना है। चीन ने सबसे पहले अबेकस का आविष्कार किया था। किसने आविष्कार किया था? अबेकस का। तो चीन ने सबसे पहले अबेकस का आविष्कार किया था, जिसके बाद से चीन, जापान सहित बहुत सारे यानी एशिया के अनेक देशों में अंकों की गणना के लिए अबेकस का यूज होने लगा। ठीक है, अगर बात करें हम फ्रांस के गणितज्ञ जो ब्लेज पास्कल हैं, तो इन्होंने एडिंग मशीन का आविष्कार किया था, जिससे ये मशीन जो है घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती है, जो ये मशीन जोड़ या घटाव करती है। ठीक है, अगर बात करें जर्मन गणितज्ञ या दार्शनिक जो हैं गॉटफ्रेड विल्हेम वान लेबनीज, इन्होंने लेबनीज चक्र यानी रेकनिंग मशीन का विकास किया था, यानी लेबनिंग मशीन को विकसित किया था, जो कि ये मशीन जोड़ घटाने के अलावा गुणा भाग की क्रियाएं भी करती थी। नेक्स्ट बात करें फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ जैकार्ड, इन्होंने कपड़े बुनने का एक ऐसा करघा यानी लूम आविष्कार किया जो कपड़ों के डिजाइन या पैटर्न को अपने आप से यानी स्वतः देता था। ठीक है, अब बात करें कि कंप्यूटर के जनक कौन है, तो कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं, जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया। कंप्यूटर की पीढ़ियों की अगर बात करें तो कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं 5 पीढ़ियां, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं ये इनका साइज़ जो है बहुत ही बड़ा होता था। ये फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटरों की शुरुआत जो है 1951 के दशक में यूनिवेक 1 के साथ हुई थी, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। इसकी मेमोरी जो है तरल पारे और विद्युतीय ड्रम्स की पतली नली से विकसित की गई थी। इनकी गणना जो है ये मिली सेकंड्स में करते थे और ये वैक्यूम ट्यूब के द्वारा ही चलते थे। इसमें जो है समस्याएँ आ जाती थी, हार्डवेयर की प्रॉब्लम्स होती रहती थी। ठीक है, जो कि ये सक्सेस नहीं हुए। सेकंड जनरेशन की अगर बात करें तो सेकंड जनरेशन जो है 1950 के दशक के अंत में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब्स यानी सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने लगा था। इनका आकार जो है फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा इनके कंप्यूटर्स यानी जो सिस्टम्स थे ये छोटे हो गए थे और ये फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा तीव्र गति से चलने लगे थे। इनका मैग्नेटिक कोर मेमोरी की सहायता से चलते थे। ठीक है, इसमें हार्डवेयर प्रॉब्लम फर्स्ट की अपेक्षा बहुत ही कम होती रहती थी। इनको रखना और संभालना महंगा था और इनका व्यावसायिक उत्पादन भी महंगा था। थर्ड जनरेशन की अगर बात करें तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों की शुरुआत जो है 1960 के दशक में हुई थी। ये पहली बार आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज होने लगा था, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज होने लगा था जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया हुआ था। इनका रखरखाव ज़्यादा महंगा नहीं था और इनकी स्पीड की अगर बात करें तो इनकी स्पीड माइक्रोसेकंड से नैनोसेकंड में हो गई थी। इनकी शेयरिंग तकनीक का भी विकास हुआ। आईसी के उत्पादन के कारण ये अत्यधिक संवेदनशील तकनीक की आवश्यकता इसमें होती रहती थी और ये हाई लैंग्वेज का ही प्रयोग इसमें होता था। फोर्थ जनरेशन की अगर बात करें तो फोर्थ जनरेशन की शुरुआत जो है 1970 के दशक के मध्य में हुई थी। इसमें जो है छोटे प्रोसेस यानी माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल होने लगा था। आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स होता है, जिसे हम चिप के ये आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। जबकि जो फोर्थ जनरेशन जो है इस समय कंप्यूटरों को बनाने में सिर्फ चिप का इस्तेमाल होता था, जिसके चलते छोटे प्रोसेसर यानी माइक्रो प्रोसेसर और पर्सनल कंप्यूटर्स आपके सामने आ गए। इस समय के कंप्यूटरों में डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग और ऑफिस ऑटोमेशन की शुरुआत होने लगी थी। ये अत्यधिक छोटे थे और अत्यधिक विश्वसनीय थे। इसमें हार्डवेयर प्रॉब्लम जो है बहुत ही कम होती रहती थी। ठीक है,
नेक्स्ट बात करें फिफ्थ जनरेशन, तो फिफ्थ जनरेशन यानी प्रेजेंट में जो आपके जो कंप्यूटर्स जो चल रहे हैं ये फिफ्थ जनरेशन के ही कंप्यूटर्स हैं, यानी 5वीं जनरेशन ही है। इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ट्रू डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग को शामिल कर लिया गया था। इनकी गति जो है अति तीव्र है, यानी बहुत ही तेज़ है, और ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस का इसमें उपयोग होता है, ठीक है, और ये वातानुकूल पर आवश्यक नहीं होते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। अगर आप CCC की भी तैयारी कर रहे हैं, यानी CCC का अगर आप पेपर दे रहे हैं, तो आप इस वीडियो को आप पढ़ लेंगे, यानी इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू।